शायद साहब, जो NFC अवार्ड है काफ़ी बड़ा एक पॉलिटिकल इशू है उसके अंदर, लेकिन शायद आप इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ इस मौके के ऊपर जो एक हाइब्रिड सेटअप चल रहा है बहुत सारे हवालों से नाखुशगवार होगा, लेकिन इस मामले में आपकी मदद कर सकता है कि चारों सूबों को साथ बिठाए और NSA के ऊपर एक खुले दिल से डिस्कशन करें। अब ये वाइबल नहीं रहेगी, वफाक जो है वाइबल ऑप्शन नहीं रहेगी। देखिए, मिफ्ता साहब इसको काफ़ी एडवोकेट करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकली बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट हो या ना हो, जो सियासतदान है उसे अपने सूबे को जवाब देना है। और सूबों ने अपने खर्चात इतने बढ़ा लिए हैं, इतने इनएफिशिएंट हो गए हैं, इतनी वहाँ करप्शन बढ़ गई है कि अब वो वापस आने के काबिल नहीं है। तो जो हल मेरी नज़र में है, आप NFC अवार्ड को रिविजिट करने की कोशिश करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चाहिए, मुश्किल काम होगा, लेकिन जो मेरी नज़र में तरीका ये है कि आपने रिसोर्सेज तो दे दिए सूबों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जिम्मेदारी नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो अब ये बिजली और गैस का मामला उनके हवाले करें, या ये जो नुकसान वहाँ पे हो रहा है ना, ये बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी भी उनकी है, सूबों की है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी वहाँ पर उनका है। अगर गैस चोरी हो रही है, बिजली चोरी हो रही है, तो ये हुकूमत, वफाकी हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती। आप कहते हैं कि वो पैसा जो सूबों में चोरी हो रहा है उनके डिविजिबल पूल से काट लिया जाए, फिर काट लिया जाए, उनको उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव उनको उसमें हिस्सा दें, उनके हवाले करें, ये डिस्कोज उनके हवाले कर देंगे, ये नहीं आप डिस्कोज। लेकिन एक ये ऑप्शन भी तो हो सकती है कि डिफेंस और BISP उसके जो जिम्मेदारी है वो सूबों के साथ शेयर की जाए पॉपुलेशन परसेंटेज। जी बिल्कुल, ये भी आप शेयर कर सकते हैं, डिफेंस में कुछ हिस्सा ग्रोथ का शेयर कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से मेरा ख्याल आपको ज़्यादा पजीराई मिल सकती है, वरना अमेंडमेंट करना मुश्किल होगा। लेकिन जो दूसरी बात मिफ्ता साहब ने की है, असल बात हकीकत वही है कि आपको फंडामेंटल रिफॉर्म चाहिए। क्या करना चाहिए? हर शोबे में आपको, हर शोबे में आपका, हर हुकूमत का, गवर्नेंस का हर निज़ाम नाकाम हो चुका है। आप जो हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, ना आपका हेल्थ का निज़ाम चल रहा है, ना एजुकेशन का निज़ाम चल रहा है, ये मैं सूबाई वफाकी दोनों हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, ना आपका पुलिस का निज़ाम चल रहा है, ना आपका गवर्नेंस का निज़ाम चल रहा है, कोई निज़ाम नहीं चल रहा। तो क्या आप इसी निज़ाम को लेकर आगे चलते रहेंगे? ये मुमकिन नहीं है। आपको फंडामेंटल रिफॉर्म चाहिए इसके अंदर, टैक्स के निज़ाम में फंडामेंटल रिफॉर्म चाहिए। आप पिछले साल से कंपेयर कर लें, उससे बुरा होगा। सर एक गला सड़ा निज़ाम है, सिर्फ नंबर्स आगे पीछे करके प्रोजेक्शंस दे के कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को आगे ले जा रहे हैं, हम नहीं आगे जा रहे। अकाउंटिंग के प्रोसेस से मुल्क नहीं चलते। आपको फंडामेंटल रिफॉर्म्स, जिस शोबे को सिलेक्ट करने के हमने ये करना है, आप शुरू करें। रिफॉर्म को प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे, मामला आगे नहीं चलेगा। मिफ्ता साहब, जब रिफॉर्म्स की बात करें तो आपके जहन में टैक्स साइड के ऊपर ऐसे कौन से इकदाम है? ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन्होंने बात की, नाकाम हुआ, उसके अंदर कुछ नहीं आया। आपने ताजरों के हवाले से एक स्कीम अनाउंस की, लेकिन आपकी नून लीग अपनी पार्टी ने बैक ट्रैकिंग की और आपको वो स्टेप वापस लेना पड़ा। आज भी हम ताजरों के ऊपर कभी ताजर दोस्त के नाम से, कभी एहसान टैक्स के नाम से 10 दफ़ा कोशिश कर चुके हैं, हर दफ़ा पीछे हट जाते हैं। वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन और कहना पड़ेगा कि इस सेक्टर को टैक्स नेट में लाना है, सिर्फ सैलरीड क्लास को नहीं और निचोड़ सकते। क्या करें उसके लिए? देखिए, एक तो ये है कि जो दो टैक्स हैं सूबों के पास, एग्रीकल्चर टैक्स है जो बहुत कम लेते हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स है जिसमें पूरे पाकिस्तान में 6 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स, 8 अरब रुपए लिया लास्ट ईयर सब चारों सूबों ने मिलाकर, और सिर्फ बॉम्बे शहर ने 150 अरब रुपए। तो वो दो टैक्स कम से कम वफाक को दे दें, FBR के पास थोड़ा और डेटा भी अच्छा आ जाएगा, और वो कम से कम FBR जो है उससे जो प्रॉपर्टी टैक्स सूबे 8 अरब रुपए लेते हैं वो 200-400 अरब रुपए ले सके। उसके बाद फिर आपने, मेरे नहीं समझ ख्याल है कि रेट्स बढ़ाने चाहिए। मेरे ख्याल से रेट्स को कम करके इसको आप टैक्स नेट में बढ़ाना चाहिए। एक कोशिश जो शायद अब्बासी साहब और मैंने की थी कि हमने एक्चुअली तनख्वाहदार तबके के ऊपर रेट 10 और 15% कर दिया था, लेकिन हमने कुछ कटघन लगाई थी कि जो लोग टैक्स पे रजिस्टर्ड नहीं है वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, वो मकान नहीं खरीद सकते, और अगले साल हमारा ये प्लान था कि उनको हम पासपोर्ट भी नहीं देंगे, और 3 साल के अंदर हम ये कानूनी खत्म कर देंगे कि टैक्स ना दहनदगान भी कोई कैटेगरी है, मतलब ये कि आप किसी को चोरी करने की फैसिलिटी नहीं देंगे, और 3 साल के अंदर ये खत्म कर सकते हैं। हमने एक चीज की थी, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग जो अपना पैसा संभाल के रखते हैं या अपनी दौलत रखते हैं वो जमीन में रखते हैं। हमने कहा था जो आप रेट लिखेंगे जमीन का वो हमको मंजूर है, हम सिर्फ 1% टैक्स लेंगे, लेकिन अगर आपने कम रखा तो हम डबल पैसों में आपसे खरीद सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। और सूबों को भी हमने कहा कि आप भी 1% टैक्स लें, स्टैंप ड्यूटी। वो अभी सूबे 8% लेते हैं तो लोग कम टैक्स बताते हैं, लोग कम कीमत बताते हैं। आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की नहीं हो सकती जब तक कि लैंड वैल्यूज ठीक ना हो।
ये FPR रेट, DC रेट ये खत्म होने चाहिए, मार्केट रेट्स पे आना चाहिए, लेकिन रेट्स को आपको कम करना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर आपको टैक्स की कंप्लायंस करनी है सर्विस सेक्टर पर, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, ये हजरात भी बहुत कम टैक्स देते हैं। तो इन हजरात को ऊपर लेकिन आप कहें कि यार हम आपसे 5 या 7% टैक्स लेंगे, लेकिन आप टैक्स देना शुरू करें। दुकानदारों पे मैंने कहा था कि सिर्फ 3,000 रुपए महीना, यानी कि 100 रुपए रोज, तो कोई पंक्चर वाला भी दे सकता है, कि उधर से शुरू करेंगे और परचून दुकान पे वही रख देते, लेकिन फिर बड़ी बड़ी दुकानों को, सोनारों को अलग टैक्स में ले आते, कार डीलर्स को अलग में ले आते। देयर आर रीजनेबल वेज टू इंक्रीज टैक्सेस। लेकिन ये जो हर साल ये जो हमने सोचा हुआ है ना कि हम 1% सेल टैक्स बढ़ा देंगे, एक ये एग्जम्पशन काट देंगे, वो एग्जम्पशन काट देंगे, हुकूमत के पास ये नहीं करना चाहिए। हुकूमत को एक चीज और भी देखनी चाहिए कि यार देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच मनी वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीपल। अगर हम एग्रीकल्चर को छोड़ चुके हैं, सर्विसेज सेक्टर को छोड़ चुके हैं और सिर्फ 30% मैन्युफैक्चरिंग एंड पेड एम्प्लॉयज को ही हम करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज को ही टैक्स लगाते हैं, तो उसके अंदर से हम कितना टैक्स ले सकते हैं? तो हुकूमत को कहीं अखराजात पे भी कोई नजरसानी करनी पड़ेगी। जरूरी तो नहीं है कि हम इतने सारा पैसा खर्च करें, 1500 अरब रुपया डेवलपमेंट पे। जरूरी तो नहीं है कि हम सूबों को इतने पैसे दें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 57% जो सूबों को देते हैं उसको आप कोई 40 पे ले आए या 0 पे ले आए, 57 से 55 तो कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता कोई कुरान मजीद की आयत तो नहीं है, इसको आप, ये एक जमाने में 45 था मुशर्रफ के जमाने में, आप 45 से 57 ले गए, आप 57 से 55 कर लें, 52 कर लें। बात करनी जरूरी है। मेरे ख्याल से एक NFC की कमेटी तो हो, बैठे तो सही आपस में। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं मिफ्ता साहब आपसे इत्तेफाक करता हूँ। NFC को भी रिव्यू करना पड़ेगा और आपको रियल इस्टेट और ये रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास सर्वाइवल नहीं। शायद साहब जो आपने एक्सपोर्ट के अभी नंबर्स का जिक्र किया, शायद PTI के दौर में हम एक दफ़ा 31 अरब डॉलर को हिट किया था, उसके बाद से आज तक मुंतज़िर हैं कि दोबारा 31 अरब डॉलर हो जाए। इस साल अगर 30 अरब डॉलर क्रॉस कर लिया तो फिर हम लुडियाँ डालेंगे कि 30 अरब डॉलर हो गई। लेकिन इसके मुकाबले में बांग्लादेश के देखें तो वो हमसे कोई 2 गुना के करीब करीब पहुँच चला है। नाकामी हमारी सबसे बड़ी फेलियर ये है जहाँ से हमें मार पिटती है, करंट अकाउंट डेफिसिट में फंसते हैं, IMF के पास जाते हैं, कोई हुकूमत इसको ठीक नहीं कर सकी। देखिए, ग्रोथ के लिए भी आपको डॉलर चाहिए। ग्रोथ में जब आप पाकिस्तान 6 के करीब पहुँचता है, आपको करंट अकाउंट डेफिसिट आपको रोक देता है। फिर आप, और अब तो पैसे मिलना ही बड़ा मुश्किल है कहीं से। पहले तो आप फिर भी 6-7-8% पे पैसे उठा लेते थे। इसलिए एक्सपोर्ट को कैसे ग्रो करेंगे? ये नंबर जो है ना, ये मीनिंगलेस नंबर्स हैं कि आपने 28 से 31 हो गया, 31 से 30 आ गया। दुनिया ग्रो कर रही, आपको 20 अरब डॉलर की एडिशनल एक्सपोर्ट चाहिए अपनी ग्रोथ को फंड करने के लिए। वो नहीं होगी क्योंकि आपको डॉलर्स चाहिए, वो नहीं होगी तो आपका ग्रो करना मुश्किल है। ग्रोथ नहीं होगी तो फिर जॉब्स नहीं होंगे, टैक्सेस भी नहीं आएंगे। लेकिन ये 30 से 50 होता नहीं है पाकिस्तान में। आप 10 साल का पीछे का सफ़र देख लें। मैं देखिए ना, वो इसी ये आपने देखना है कि दूसरे ममालिक ने क्या किया है। यहाँ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने, छोटे ममालिक, वियतनाम है, उन्होंने पिछले महला 8 साल में हर साल 15 अरब से ज़्यादा ग्रो किया है, हर साल ग्रो किया है। तो आपने उनको देखें कि क्या फंडामेंटल्स थे, क्या उन्होंने दुरुस्त किया, कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की। पाकिस्तान आज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। हमारी हुकूमत की कैपेसिटी आज ये है कि यहाँ कोई आ जाए कि मैंने जी इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान में, आप उसको ये नहीं बता सकते तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे। हमारी ये हालत है, हमारी जो कैपेसिटी है हुकूमत की, जो सलाहियत है हुकूमत की, उसकी ये हालत है। प्राइवेट सेक्टर घबराता है ग्रोथ से, क्योंकि पता नहीं उस हुकूमत की पॉलिसी कल बदल जाए, कल क्या टैक्सेस लगा दें। वो घबराते हैं कि भाई हम कैसे ग्रो करेंगे। इसलिए आप एक बड़े मुश्किल, एक बड़े मनफी साइकिल के अंदर आप चले गए हैं और बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं, बाहर निकलने का रास्ता अभी तो हमें मिला नहीं है। और फिर मैं फिर ये कहूँगा, जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जहाँ माशरे में वो निफाक होगा, सियासत में वो निफाक तफरीक होगी जो हमारे मुल्क में है, इन्वेस्टमेंट आना, ग्रोथ मुश्किल काम। मिफ्ता साहब, 25 अरब डॉलर के करीब सालाना अब आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है। करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने कंटेन कर लिया है, इसके बावजूद हमें वही 20 से 25 अरब डॉलर सालाना अगले 2-3 साल में चाहिए। और ना हम एक्सपोर्ट्स को 25 अरब डॉलर सालाना बढ़ा पाएंगे और ना हम इस करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए IMF की जान से हमारा छुटकारा छूटेगा। कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं कि एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाएं, कुछ पाकिस्तान में FDI आए? कौन सा ऐसा तरीका होगा? सर, पहले तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमको मजीद गड़ा नहीं खोदना चाहिए।
तो अब जाके मजीद हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लोन ले रहे हैं, जैसे कि हम ML1 की बात कर रहे थे, या हम थाईकोट से तो रायकोट की बात कर रहे हैं। ये 2 बिलियन का रोड है। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि हमको इतनी अशद जरूरत है कि हम $2 बिलियन रोड पे खर्च कर दें कर्ज लेकर डॉलर में, या $3 बिलियन खर्च कर दें हम, सॉरी 6 बिलियन 7 बिलियन का लोन ट्रेन में ले लें, या ये PSDP के अंदर $3 बिलियन की फॉरेन फंडिंग है। ये इसकी इतनी अशद जरूरत नहीं है कि हम अभी इस वक्त ये काम करें, इसको हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो फिर आपका ट्रेड डेफिसिट का और करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला रहा है। उसके लिए हल एक्सपोर्ट, आपने जो निशानदेही करी, एक्सपोर्ट बढ़ाना है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको फंडामेंटली जो है वो पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कंट्री करना पड़ेगा एज अपोज टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हम सारे के सारे टैक्सेस जो हैं वो पोर्ट से लेते हैं, 60%, तकरीबन 60 से थोड़ा सा कम फीसद टैक्सेस हमारे पोर्ट से आते हैं। तो हमको थोड़ा सा टैक्स नेट को वाइडन करना पड़ेगा। जब आप टैक्स नेट को वाइडन करेंगे तो फिर आप ट्रेड के ऊपर टैक्स कम करेंगे, आपको प्रोटेक्शन कम होगा, तो पाकिस्तानी कंपनीज जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगी। साथ साथ आपको पाकिस्तानी कंपनियां वो जो पाकिस्तान ही को बेच रही हैं उनके ऊपर आपको थोड़ी सी टैक्स बढ़ाना पड़ेगा कि यार अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको उसका फायदा देंगे, अगर लोकल बेचेंगे तो नुकसान करेंगे। और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सस्ती करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान में खित्ते से सबसे ज़्यादा महंगी गैस हो, पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल बिजली हो, और पाकिस्तान में पानी के मसले हों, पूरी कराची की इंडस्ट्री को पानी खरीदना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर का आपको पता है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैज स्प्रंग अप फ्रॉम द 1990s, जब आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ गया और बांग्लादेश आगे बढ़ गया। आज आपके पास कोई भी यूरोपियन या अमेरिकन बायर या फार ईस्टर्न बायर पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तो जब वो पाकिस्तान 3 दिन के लिए नहीं आने के लिए तैयार है तो वो इन्वेस्ट तो नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक करना पड़ेगा। हम बात करते हैं आप ठीक हो गया, लेकिन नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, आपको बेसिक सिविक अमेनिटीज देनी पड़ेंगी, बिजली, पानी, गैस। आपके इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, सारी चीज़ें तैयार हैं, आप उसमें बिजली, पानी, गैस नहीं देते। कराची के अंदर अगर आप लैंड लेने जाएं कोरंगी में, तो इंडस्ट्रियल लैंड 70 करोड़ रुपए का है। अब 70 करोड़ रुपए का कोई लैंड ले लेगा तो उसके बाद इंडस्ट्री क्या लगाएगा? अब लाहौर के अंदर भी इतना महंगा हो गया लैंड, इतना तो नहीं हुआ लेकिन ये कि 5-10 करोड़ रुपए एकड़ है। तो हमको थोड़ा सा इतना बड़ा पाकिस्तान है, लैंड तो इंडस्ट्री का हमको फ्री में देना चाहिए कि यार आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हम आपको फ्री में लैंड देंगे। लेकिन हम एक अजीब सी रुख पे चले हुए हैं कि जहाँ पे मैं सच बता रहा हूँ कि हमारे पास उस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मुल्क को आगे लेके जाना है। वी आर जस्ट हैप्पी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग विदाउट थिंकिंग थ्रू कि हम कर क्या रहे हैं।